नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड बीएससी बीएड के बीएड पेपर भाषा में पाठ्यक्रम कर रहे थे। उसमें हम जो विद्यार्थी शिक्षक है उनको बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति किस तरह से बढ़ाई जाती है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि बच्चों में अपने विचारों को बेहिचक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो वो विकास किस प्रकार से किया जा सकता है कक्षा के दौरान, तो जैसे चित्र पर वार्तालाप करके। देखो, आपने देखा होगा कि हम जब भी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ाते हुए देखा होगा तो उन्हें चित्रों के द्वारा बताया जाता है। उन्हें किसी भी चीज़ का, जैसे वर्णमाला भी सिखाई जाती है, ABCD भी सिखाई जाती है, तो उसके चित्र दिखाए जाते हैं और चित्र के द्वारा बताया जाता है। और उसमें भी जैसे अ से अनार, तो अ और अनार दोनों का फोटो होकर, दोनों का चित्र दिखाकर बच्चे को सिखाया जाता है। उसी प्रकार अगर जैसे पशु के, पक्षियों के, किसी भी चीज़ की सिखाया जाता है तो उसका चित्र दिखाया जाता है। तो चित्र पर वार्तालाप करके, चित्रों को देखकर कहानी कथन करके। आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम में भी ज़्यादातर, हिंदी मीडियम में तो बहुत रेयर होते हैं, अब तो ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी हो गए, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि कहानी को, जैसे कहानी की शुरुआत, जैसे वो थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवे की जो कहानी है, उसके एक पोस्टर पर कौवे की, दूसरे पोस्टर पर घड़े की, तीसरे पोस्टर पर कंकड़ डालते हुए की, इस तरह से अलग अलग स्टेप में वो चित्र बताकर और उस कहानी को पूर्ण रूप से करके दिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सारांश कथन के द्वारा यानी कि बच्चे को जो पढ़ाया उसको छोटे रूप में, मौखिक बताने के रूप में। फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर करना, बच्चों से कक्षा में छोटे छोटे प्रश्न पूछना, जैसे लिंग, वचन, पुरुष आदि ऐसे विलोम शब्द, इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद में यह घटना या चित्र पर अभिव्यक्ति करना, यानी कि उन्हें क्या बताना कि आप कहीं, आपको कुछ ऐसा याद है कि आपने कुछ किया है, कि आपने कुछ देखा है, उसके बारे में आप बताना चाहते हो, या आप कहीं घूमने गए हो, या आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया है कि जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, या ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये जो चित्र लगे हुए, चित्र को देखते हुए आप क्या बता सकते हो, या चित्र को देखकर आपको क्या पता चलता है। इस तरह से जो कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर जो अपूर्ण वाक्य है, यानी कि जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, उसमें दो शब्द को देकर कि भाई जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें क्या शब्द आएगा। तो इस तरीके से हम बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो अगले बिंदु के रूप में कि बच्चों के छोटे समूह में चर्चा करवाकर, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनवाकर और उनमें आपसी समूह चर्चा करवाकर, और उसके बाद में उसे बड़े रूप में यानी कि कोई भी जो कल्चर प्रोग्राम हो रहा है तो उस बड़े रूप में उन बच्चों को भाग लेकर और उसको, उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उनको व्यक्त करवाना। ठीक है। उसमें जैसे दल बनाकर या कोई स्वतंत्र विषय देकर कि भाई इस विषय पर आपको ये चीज़ तैयार करनी है, और तैयार करके और उसे जहाँ तक हो सके बिना देखा देख बोलना है। जैसे शब्द रचना करना, पक्षी ऐसे कोई है ना, ये गेम खिलवाना बच्चे को, जैसे वो ना पक्षी उड़, कौवा उड़, चील उड़, तो उसमें बच्चा अब जो अपने शारीरिक के साथ साथ में मानसिक रूप से भी वो किस तरीके से तैयार हो सकता है। फिर उसके बाद में पक्षी परिचय कराना कि भाई ये कौन सा पक्षी है, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या खाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। फिर उसके बाद में वो पहले की तरह रिक्त स्थान भर के फिर पशु परिचय करवा कर, फिर कुछ वर्णों को न जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों को न जोड़कर वाक्य बनाना, इस तरीके से न ध्वनि को बताना, पढ़कर बताना। जैसे एक ही ध्वनि के कई अक्षर होना, जैसे चक्कर, टक्कर, मक्कर, डकर, तो एक बताकर और कहना कि इसके जैसे 5 शब्दों की रचना कीजिए, या इसी तरीके से कोई दूसरे से शब्द देकर कि इनके ऐसे इसकी तरह कोई 5 शब्द बताइए। तो इस प्रकार से उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक है कक्षा कक्ष वार्तालाप, यानी कि एक कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी से किस प्रकार से वार्तालाप होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बातचीत या चर्चा विशेष महत्व रखती है।
क्यों कि देखो हम लिखित रूप में हैं तो लिखित रूप में तो हम अकेले पढ़ते हैं और अकेले ही समझते हैं, लेकिन जब चर्चा के रूप में होती है, मौखिक रूप में होती है, तो वो हमें किसके बीच में होती है, सामूहिक रूप में होती है। जब चीज़ कोई सामूहिक रूप में होती है तो उसमें अलग परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के साथ में हम सामूहिक में ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्यों कि जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है वो हम तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब हम मौखिक रूप में, सामूहिक रूप में जब चर्चा करते हैं तो वो हम 1 से 2 से 3 से मिलकर और हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके जब अधिक से मिलकर चर्चा करेंगे तो हमें एक ही टॉपिक के बारे में बार बार उससे भी ज़्यादा सीखने को मिलता है, और जो हमारे संवाद करने का जो गुण है, जो बातचीत करने का गुण है, जो हमें बोलने का गुण है, उच्चारण करने का गुण है, उसमें भी हमारे बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो कक्ष में है वो किस प्रकार की वार्तालाप होनी चाहिए, तो इसके लिए पहला जो बिंदु है वो है सुसंबद्धता, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कैसी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर कक्षा में बात करते हैं और कक्षा में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा हिंदी की क्लास है तो हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हिंदी पे बात करेंगे, और हिंदी पे भी किस पे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पे बात करेंगे। हमारा हिस्ट्री का है तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, सोशोलॉजी का है तो मतलब जो विषय, जो अगर साइंस का है तो हम उस पर किस पे करेंगे, मैथ्स का है, केमिस्ट्री का है, तो जो विषय है हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उससे हटकर नहीं करेंगे। तो कक्ष की वार्तालाप में सबसे महत्वपूर्ण ये बात रहती है कि हम जिस कक्षा में हैं और जो कक्षा जिस विषय की है उसमें हम उसी से संबंधित बात करें, और उसी से संबंधित बात करते हुए हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएं। बातचीत में सुसंबद्धता या क्रमबद्ध होना आवश्यक होता है। अब क्रमबद्ध होना आवश्यक कैसे होता है कि हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो शीर्षक होता है उस शीर्षक को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये शीर्षक क्या कहना चाहता है, और इस शीर्षक के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पाठ्यक्रम है, नहीं हमारा जो पाठ्य वस्तु है वह होगी। तो हम सबसे पहले उसको बताएंगे, फिर उसके बाद में क्रम बाई, ये तो है नहीं कि हम सबसे पहले लास्ट है ना पैराग्राफ उठाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में ये थोड़ी ना हम पहले ना उसके आंसर को लेंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे, नहीं, जो सूत्र है और उस सूत्र को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है उसके अनुसार ही हम करेंगे। तो जो कक्षा में क्रमबद्धता है उसका होना आवश्यक होता है, जिससे श्रोता और वक्ता के कथन को समझ सके। क्यों कि जब हम एक के बाद एक क्रम से चलेंगे तो हमें क्या होगा, हम उस चीज़ को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। और अगर हमने एक टॉपिक कहाँ से उठाया, दूसरा टॉपिक कहाँ से उठाया, उटपटांग तरीके से उठाया, तो क्या होगा, ना तो जो समझा रहा है उसको कुछ समझ में आएगा, और जो समझ रहा है उसके तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या समझाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। तो इसी के लिए कक्षा में सबसे पहले जो क्रम है वो होना आवश्यक होता है। फिर दूसरा प्रासंगिकता। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को और शिक्षक को दोनों को कक्षा में पढ़ाते समय जो माहौल है वो अच्छा माहौल रहना चाहिए। जैसे कि मैंने शायद आप लोगों को क्लास में कहा कि नहीं कहा कि अगर टीचर भी एक क्लास में आता है और वो ठीक है, कोई कभी कभार सा उसका मूड हो तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर रोज ही अगर यूँ एकदम हैवी माइंड से आएगा तो क्या होगा, वो कभी भी ढंग से पढ़ा नहीं सकेगा। और बच्चे भी अगर हमेशा हैवी माइंड से बैठे रहेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो हमेशा जो कक्षा का जो वातावरण है व्यंग्य या विनोदात्मक होना चाहिए। तो व्यंग्य विनोदात्मक का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ का अनुशासन तोड़ दो, अनुशासन में रहते हुए, ये नहीं कि अनुशासन तोड़ दो, हा हा हु करने लग जाओ या ना जब उठपटांग, नहीं। व्यंग्य का मतलब हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए, और विशेष रूप से जब छोटे बच्चों की क्लास होती है तो वहाँ का जो माहौल है वो तो व्यंग्य विनोद का ही होना चाहिए। यानी कि बच्चे को हमेशा हंसते खेलते सरल भाषा में सिखाने का जो प्रयास करना चाहिए। वहाँ पे जो कृत्रिम भाषा है, जो औपचारिक भाषा है, जैसे अगर कक्षा में हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में भी अगर मैं भारी भारी हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और वही हम सीधे सरल अर्थों में लेते हुए उसको समझाते हैं तो हमें क्या होगा, हम उसको आसानी से बता सकते हैं। तो उसमें औपचारिकता या कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम घर में भी अगर किसी को कहते हैं आइए पधारिए, तो आइए पधारिए कहते हैं तो क्या लगता है उनको कि भाई हमको इन्होंने मेहमान की तरह समझ लिया है, या हमें ये औपचारिक रूप से कह रहा है अच्छा अच्छा पधारो सा, तो यानी कि वो क्या होगी, कृत्रिमता हो जाती है। जैसे आसन ग्रहण कीजिए,
हम बच्चे को कभी डांटते हैं या बच्चा कुछ ज़्यादा करते हैं तो उसको कहते हैं ना, हाँ बिराजो, आप आए हो, पधारे हो बिराजो, तो वो क्या हो गया, वो एक कभी कभार सा तो लेकिन अगर ये माहौल हमेशा का अगर बच्चे का रहता है, जैसे बच्चा अगर कोई उत्तर देने खड़ा हुआ है और हमको इस तरीके से हम उसके साथ बात करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें बच्चे को थोड़ा सा असमंजस्य होता है। तो इस तरीके से जो स्वाभाविकता है वो हमेशा क्लास में रहनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पष्टता, यानी कि कथन का जो वास्तविक अर्थ है, जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम टॉपिक लेते हैं, उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको सबसे पहले समझाना आवश्यक होता है, ठीक है। फिर प्रभाव उत्पकता, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें जो उसके बारे में जो आप बातचीत कर रहे हो वो प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली यानी कि बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अगर बच्चे को समझ में आएगी तभी वह उसको ध्यानपूर्वक समझ सकेगा। मैंने इस आपको पहले भी कहा था कि हम जब अगर कहीं पर स्पीच भी देते हैं और स्पीच में अगर हमारे बोलने का तरीका प्रभावशाली ढंग का है तो लोग क्या करेंगे, हमें सुनेंगे, और अगर नहीं है तो हमें कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। फिर उसके बाद में गतिशीलता एवं बोधगम्य। गतिशीलता यानी कि एक ही टॉपिक को लेकर लंबे समय तक उसके बारे में बताना, वो भी क्लास में नहीं होना चाहिए। और बोधगम्यता यानी कि हमें कुछ न कुछ आगे उसमें सीखने को मिलता है रहना चाहिए। हमारे विचार जो बोधगम्य हो, इसलिए भाषा में उचित गति का प्रवाह होना चाहिए। उचित गति का प्रभाव यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा रहे तो पढ़ाते ही चले जाएं, बच्चे के चाहे समझ में आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, नहीं, रुक रुक के आराम से उनसे वार्तालाप करते हुए, उनसे प्रश्न पूछते हुए, उन्हें ये कहते हुए भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको ये मौका देते हुए कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बीच में आपको कुछ पूछना है क्या। तो इस तरीके से हमें गति व प्रवाह दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर हमें विराम चिन्ह आ रहा है, जहाँ हमें कुछ रुकना पड़ रहा है, जहाँ कोई परिभाषा आ रही है, जहाँ कोई किसी के द्वारा कहा गया कथन आ रहा है, या जहाँ हमें रुकने की आवश्यकता होती है, वह हमें अवश्य रुकना चाहिए। उसके पश्चात शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जब एक शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होता है तभी वह बच्चे का उच्चारण भी शुद्ध कर सकता है। जब अगर शिक्षक भी अगर कोई शुद्ध उच्चारण नहीं करता है तो कक्षा में बच्चों को कराना तो असंभव सी बात हो जाती है। तो कक्षा में जहाँ तक हो सकता है, हाँ कोई कारण से होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर मधुर भाषा का प्रयोग हमेशा, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के साथ हर शिक्षक को मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों कि बच्चे ना समझ होते हैं। बच्चों को जब एक बार उनके दिलो दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो वो हमेशा के लिए घर कर जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को विशेष रूप से शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ हमेशा मधुर व्यवहार रखें और यहाँ तक कि उनकी भाषा को भी मधुरता में प्रयोग करें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा कक्ष में वाद विवाद अधिगम उपकरण के रूप में। कि आप एक कक्षा में छात्राध्यापक जब प्रशिक्षण के दौरान कक्ष में जो वाद विवाद है उसका जो अधिगम है, उस अधिगम में उपकरण के रूप में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वाद विवाद प्रतियोगिता बालक के मानस द्वार को खोलती है और वो मानस द्वार के खोलने की कुंजी भी कहलाती है। यानी कि वाद विवाद के द्वारा हम अगर क्लास में किसी भी टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं तो वाद विवाद मतलब विषय से संबंधित। वाद विवाद का मतलब ये नहीं हम आलतू फालतू वाद विवाद करने बैठ जाए, नहीं, विषय के संबंधित जो वाद विवाद करते हैं तो क्या होता है उसे उस विषय के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है। तो उसके मानस पटल में जो उसकी सोचने की क्षमता है, उसकी जो मानस पटल का द्वार है वह खुलता है। फिर इससे चिंतन होता है, बच्चा क्या करता है, सोचने पर मजबूर होता है, अपने दिमाग पर जोर डालता है कि इसका मैं ऐसा कौन सा जवाब दूँ जो ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो। फिर अध्ययन का अभ्यास होता है, वो क्या करता है, वो करेगा तो उस विषय के बारे में पढ़ेगा तो क्या होगा, उसका अभ्यास होगा। फिर तर्क की भावना यानी कि वो उस अपनी बात को कहने के लिए तर्क, उस विषय के बारे में के लिए वो तर्क करेगा और उसे समझाने का जो प्रयास है, समझाने का जो तरीका है उसमें बढ़ोतरी होगी। फिर विचारों को सुसंगठित एवं सुसज्जित रूप से रखने का प्रयास करेगा। यानी वो ये चाहेगा कि कक्षा में जब दूसरे बच्चों ने जो जवाब दिया है मैं उससे बेहतर ढंग से जवाब दूं, तो वो क्या करेगा, वो अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को, अपनी बात को अच्छे से कहने की तरीका है उसे अपनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कक्ष में
अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम रख सकते हैं, कोई भी छोटे से टॉपिक पर वाद विवाद का प्रोग्राम रख सकते हैं। कक्षा के दौरान ही हम ऐसा विषय रख सकते हैं जिससे कि जो छात्र है, जो बच्चे हैं, उनमें जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो बढ़ सके और उनमें जो बोलने की क्षमता है वो अधिक से अधिक हो सके। फिर उसके बाद में कक्षा में वाद विवाद अधिगम किस प्रकार से रखना चाहिए, उदाहरण के स्वरूप जो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष के 2 दल बनाने चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, मैंने जब बीएड की क्लास में जब ये विषय लिया था और ये टॉपिक आया था, तब मैंने लिया था कि ये ऑनलाइन क्लासेस है, आप भी इसका प्रयत्न कर सकते हो और जब भी हम कॉलेज में मिलेंगे तब हम इसके बारे में एक बार चर्चा अवश्य करेंगे। आप भी अभी घर बैठे हो तो इसके बारे में कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासों में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। आप सभी अपने अनुसार, किसी भी कोई बाउंडेशन नहीं, अपने अनुसार कम से कम 1 पेज का ये वाद विवाद है उसे तैयार कर सकते हो कि ऑनलाइन क्लासों में क्या फ़ायदा है या ऑनलाइन क्लासों से क्या नुकसान है। ठीक है, अब कोई भी हो वो आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है, लेकिन इसे एक होमवर्क की तरह ईमानदारी से, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, वो करेंगे आवश्यक। क्यों? किससे और कहीं से नकल मार कर नहीं। ये एक ब्लाइंड फेथ है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जैसा भी लिखते हो वैसा अवश्य लिखेंगे और मुझे उम्मीद है, आशा है मेरे बच्चों से कि वो जहाँ तक हो सकेगा इस कार्य को अवश्य करेंगे। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष के 2 दल बनाकर वाद विवाद प्रतियोगिता कराना। तो कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कराने से क्या फ़ायदा होता है या बच्चा क्या सीखता है? अधिगम भली प्रकार शीघ्रता से ग्रहण करता है। अब वाद विवाद होगा तो अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, वो सीखना, क्योंकि एक ही विषय के बारे में आप बार बार उसके बारे में सुनोगे तो क्या होगा, आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक टॉपिक को कक्षा में एक स्पीच के रूप में लेते हैं तो क्या होगा, जैसे आपको दिया जाता है जी सेशनल वर्क दिया जाता है और सेशनल वर्क में जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं तो क्या होता है, उन टॉपिक को आप लिखते हो और क्या होता है, लमसम पूरा कोर्स, पूरा पाठ्यक्रम उसमें कवर हो जाता है, सभी बच्चों को जो टॉपिक दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके एक नोट्स तैयार होते हैं, आपको याद रहता है। तो जो अधिगम है, सीखने की प्रक्रिया है, वो बहुत अधिक हो जाती है। फिर अल्प समय में, कम समय में, जैसे आपकी एक यूनिट के जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक बच्चों को बांट दिए और बांट के क्या कहा कि अगली क्लास में इसको आपको मौखिक रूप से समझाना है। तो क्या हो गया, एक साथ आपकी एक यूनिट एक दिन में कंप्लीट हो गई। तो इससे क्या हो गया, समय की बचत हो गई। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति का विकास होता है। जब आप अपने आप उसको समझाओगे, दूसरे की उसको सुनोगे तो क्या होगा, आपकी अभिव्यक्ति, आपके समझाने की जो प्रवृत्ति है उसमें विकास होगा। फिर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्लास में होता है तो क्या होता है कि आपके जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी होगी। फिर छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्र अपनी बात को रखने के लिए, उसमें तर्क करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए प्रयत्न करेगा तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो है कक्षा के अंतर्गत हम बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता रखकर और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं।